नमस्कार। आज हम भारत में ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का जो विकास हुआ उसकी परतें खोल रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, शुरुआती संस्थान, नीतियाँ, कुछ अहम लोग, उनकी कहानी। हाँ, मकसद यही है कि आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, इसे थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई सीधी-सादी कहानी नहीं है। मतलब इसमें कई चीज़ें उलझी हुई हैं। जैसे? जैसे ब्रिटिशों की अपनी ज़रूरतें, उनके बदलते विचार, फिर भारतीयों की प्रतिक्रियाएं, और उसमें भी सुधारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, सब मिला-जुला है। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? वो शुरुआती संस्थान। हाँ, वो ठीक रहेगा। जैसे 1780 में कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। अच्छा, मुस्लिम कानून के लिए था वो। जी, बेसिकली दुभाषिया तैयार करने के लिए। और फिर 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज। जोनाथन डनकन। हाँ, हिंदू कानून और दर्शन के लिए। तो ये जो शुरुआती दौर था, इसे प्राच्यवादी कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट। मतलब उनकी दिलचस्पी तब संस्कृत और फारसी में थी। सर विलियम जोन्स और एशियाटिक सोसाइटी भी तो तभी की बात है। बिल्कुल। 1784 में सोसाइटी बनी और जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया 1789 में। तो एक तरह की अकेडमिक रुचि भी थी शायद। लेकिन सिर्फ समझने के लिए या शासन करने के लिए भी? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। स्थानीय भाषा, कानून नहीं समझेंगे तो राज कैसे करेंगे? तो ये एक व्यवहारिक जरूरत भी थी। लेकिन फिर ये सोच बदली, अंग्रेजी की तरफ झुकाव बढ़ा। हाँ, वो आंग्लवादी दौर आया, एंग्लिस्ट। इसका एक बड़ा मोड़ था 1813 का चार्टर एक्ट। जिसमें शिक्षा के लिए पहली बार पैसा अलग रखा गया। वो 1 लाख रुपए वाली बात। जी बिल्कुल। और यहीं से वो भाषा वाली बहस तेज हो गई कि पढ़ाई का मीडियम क्या हो, अंग्रेजी या भारतीय भाषाएं। और फिर एंट्री होती है लॉर्ड मैकॉले की, 1835। हाँ, मैकॉले का मिनट ऑन एजुकेशन बहुत ही विवादास्पद रहा है वो। उनका वो मशहूर कोटेशन भी तो है कि एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ ही काफी है पूरे भारतीय और अरबी साहित्य से बेहतर। जी, उन्होंने बहुत जोरदार वकालत की कि अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और लॉर्ड बेंटिक ने इसे मान भी लिया। और साथ में आई वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। हाँ, कि मतलब शिक्षा पहले ऊपर के कुछ लोगों को दो, फिर वो धीरे धीरे छनकर नीचे तक पहुंच जाएगी। पर क्या ये वाकई काम किया या ये बस एक तरीका था एक खास वर्ग तैयार करने का? ये बड़ा सवाल है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मकसद बस ऐसे बाबू तैयार करना था जो अंग्रेजों के राज में मदद कर सकें। कुछ इसे कल्चरल इंपीरियलिज्म की तरह देखते हैं। असर तो बहुत गहरा हुआ, ये तो मानना पड़ेगा। खैर, मैकॉले ने दिशा तो दिखा दी, पर इसे जमीन पर उतारने के लिए शायद और भी कुछ चाहिए था। बिल्कुल। और यहीं पर आता है 1854 का चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच, इसे तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, है ना? हाँ, कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार एक पूरी व्यवस्थित योजना लाया था, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। और इसी के तहत कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज खुली। जी, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर। इसमें टीचर ट्रेनिंग, महिला शिक्षा की भी बात थी। हालांकि असल में कितना लागू हुआ वो अलग कहानी है। इसके बाद फिर हंटर आयोग आया 1882 में। हाँ, हंटर कमीशन का फोकस ज्यादातर प्राइमरी शिक्षा पर था। उसकी हालत कैसी है, उसे कैसे सुधारा जाए। और फिर 1917 में सैडलर कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए। जी, सैडलर कमीशन। उसने एक बड़ी जरूरी बात कही कि अगर यूनिवर्सिटी को सुधारना है तो पहले स्कूल एजुकेशन, खासकर सेकेंडरी लेवल को ठीक करना होगा। इसमें भारतीय सदस्य भी थे, आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद। हाँ, तो आप देखें, एक तरह का विकास दिखता है। वुड्स ने ऊपर देखा, हंटर ने नीचे, सैडलर ने सबको जोड़ने की कोशिश की। मतलब नीतियां बन रही थी, बदल रही थी। लेकिन ये तो हुई अंग्रेजों की बात। भारतीय क्या कर रहे थे इस दौरान? चुपचाप तो नहीं बैठे होंगे। अरे बिल्कुल नहीं। एक तरफ राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे जो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की, डेविड हेयर के साथ। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ एक राष्ट्रवादी सोच भी पनप रही थी। स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी। हाँ, बंगाल में रंगपुर नेशनल स्कूल। जी, मकसद था अंग्रेजी सिस्टम के पैरेलल एक अपनी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाना। अपनी भाषा, अपना साहित्य, अपनी तकनीक। पुणे का न्यू इंग्लिश स्कूल भी तो इसी तरह की पहल थी। तिलक, आगरकर जुड़े थे उससे। बिल्कुल, 1880 में। और फिर डीके कर्वे का काम तो देखिए, वो तो कमाल है। हाँ, पहला महिला विश्वविद्यालय बंबई में, और विधवाओं के लिए उनका काम, भारत रत्न भी मिला उन्हें। जी,
वो सिर्फ शिक्षा नहीं, वो पूरा समाज सुधार का आंदोलन था। इसी तरह पंडित मदन मोहन मालवीय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU 1916। हाँ, जहां आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ भारतीय दर्शन संस्कृति पर भी जोर था। तो आप देखिए कितनी अलग अलग कोशिशें हो रही थी भारत के अंदर से भी। हाँ, मतलब एक तरफ ब्रिटिश नीतियां थीं, दूसरी तरफ भारतीय समाज भी अपने तरीके से जवाब दे रहा था, रास्ते बना रहा था। बिल्कुल, कुछ सहयोग कर रहे थे, कुछ विरोध, कुछ अपना अलग रास्ता बना रहे थे। तो अगर हम समेटें तो हमने देखा कि शुरुआत हुई प्राच्यवादी रुचि से, फिर आंगलवादी सोच हावी हुई, मैकॉले, वुड, हंटर, सैडलर जैसे बड़े नीतिगत पड़ाव आए। और साथ साथ राजा राममोहन राय, कर्वे, मालवीय, नेशनल काउंसिल जैसी भारतीय पहले भी इसे आकार दे रही थी। जी, तो ये कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं थी सिर्फ। इसमें टकराव था, तालमेल था, बहुत कुछ था। और इन सब का असर सिर्फ शिक्षा पर नहीं पड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रशासन को बदला, समाज को बदला, राष्ट्रवादी इस सोच को जगाने में भी शायद भूमिका निभाई। तो जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, कि ये जो पूरी विरासत है बाहरी असर और अंदरूनी सुधार की, जिसमें इतने सारे अंतर्विरोध भी हैं, ये आज भी भारत की शिक्षा की सोच, उसकी प्राथमिकताओं को कैसे कैसे प्रभावित कर रही है।